नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और पश्चिम एशिया, जिसे लोग मध्य पूर्व के नाम से भी जानते हैं, वहां हालात लगातार बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसराइल की तरफ से जब हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या की गई और कई सारे दूसरे हिजबुल्लाह नेताओं की भी इस वक्त असैसिनेशंस हुई हैं, और उसके बाद आखिरकार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन जरूर होगा, तो ऐसे में मंगलवार देर रात को बैलिस्टिक मिसाइल एयर स्ट्राइक्स किए गए ईरान की तरफ से। और तस्वीरें भी सामने आई तेहरान में एक तरीके से जश्न का माहौल मनाते हुए। तो इस पूरे हालात को इस वक्त समझने के लिए और सही में ऑन ग्राउंड कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, जो खास करके मिडल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे कैपिटल्स हैं जहां पर सर्व कर चुके हैं अखबारों के लिए, द हिंदू के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर तो मैं शुरुआत कर सकूं कि इस वक्त जो, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन भी है, सूचना भी है, लेकिन फेक न्यूज़ भी है, पुराने वीडियोस भी हैं। आपकी आकलन क्या है कि कितना ज्यादा एयर स्ट्राइक जो है कारगर रहा, या किन क्षेत्रों में फैला रहा, और कितना लार्ज स्केल था ये अटैक? स्मिता जी, ये जो अटैक था ये तो काफी लार्ज स्केल अटैक था, लेकिन अगर हम देखें तो ये पॉपुलेशन सेंटर्स पे नहीं था। ये क्लियर कट जो अब नजर आ रहा है, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर होता है, तो ये चार मेजर एरियाज पे फोकस था। और उसका कारण है कि क्यों वहां पर फोकस रहा। एक तो एरिया है नॉर्दर्न इसराइल, नॉर्दर्न टेल अवीव। अब नॉर्दर्न टेल अवीव में हमें मालूम है, या एटलीस्ट अटकलें तो लगाई जाती है कि वहां पर मोसाद का हेडक्वार्टर्स है। अब मोसाद के हेडक्वार्टर पे अटैक करना एक तरह से लॉजिकल है, क्योंकि मोसाद ही एक तरह से जो घटनाक्रम चल रहा था, लेबनान में हत्याएं हो रही थी, या हानिया की हत्या हुई थी ईरान में, हसन नसरल्ला की, और जो टॉप लीडरशिप जो हिजबुल्लाह की थी, जो बेरूत में जिनकी हत्याएं की गई थी, उसके पीछे जो था मोसाद का हाथ था। तो इसलिए अगर रिटेलिएशन होनी है तो मोसाद की हेडक्वार्टर्स के ऊपर अगर अटैक होगा, तो एक बड़ी लॉजिकल एक तरह से चॉइस ऑफ टारगेट रही है। एक तो ये समझ में आ रहा है कि एक तो नॉर्दर्न रहा है, नॉर्दर्न टेल अवीव। दूसरा है नेवातिम एयरबेस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एयरबेस है, क्योंकि ये F-35 का एयरबेस है। अब जो भी अटैक हुए हैं, खास करके हसन नसरल्ला के ऊपर जो बेरूत में अटैक हुए थे, ये F-35 से हुए थे, और उसका जो बेसिंग एरिया था वो नेवातिम था। तो नेवातिम के ऊपर स्ट्राइक्स, जिसकी कुछ काफी तस्वीरें भी आई हैं, मुझे नहीं लगता कि सारी ये फेक है, ये पुरानी है या कुछ है, क्योंकि ये पुरानी तो हो ही नहीं सकती, नेवातिम पे अटैक हुआ ही नहीं पहले से। तो एक तरह से लगता है कि वो एक टारगेट दूसरा था, नेवातिम एयरबेस। और अब किसका पक्ष आप लें, अगर आप ईरानियन चैनल्स देखते हैं तो वो तो कह रहे हैं कि नष्ट ही हो गया एक तरह से नेवातिम एयरबेस। लेकिन इसमें जो है सिविलियंस, या क्योंकि नेवल एयरबेस है इसलिए वहाँ सिविलियंस का होना ही नहीं लाजिम है। तो एक वो दूसरा मिलिट्री टारगेट रहा है। और तीसरा था हज़ारिम बेस। तो हज़ारिम बेस भी इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि यहाँ पर F-15 यहाँ पर स्टेशन किए गए हैं। और जो भी जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक हुए हैं या लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुए हैं, उसमें F-15 जो एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, F-35 उसका बड़ा वेरिएंट है, जो नसरल्ला की असैसिनेशन में यूज किया गया। लेकिन F-15 भी माना हुआ एक ग्राउंड अटैक, एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। तो F-35 का बेस हज़ारिम रहा। और चौथा एरिया जो अब ईरान के हवाले कहा जा रहा है कि ये एक बेसिंग एरिया है। एक अटैक हुआ था जो लेबनान बॉर्डर पे, लेबनान इसराइल बॉर्डर पे, जहां पर टैंक्स एक्यूमुलेट हो गए थे, क्योंकि कल हम हम थोड़ा सा, क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी से इवेंट्स हो रहे हैं, तो कल एक लेबनान में इन्वेजन भी, ग्राउंड अटैक शुरू हो गया था इसराइल की तरफ से। और वो आर्मर से हुआ था, जिसमें टैंक्स का बहुत यूज होता है। तो एक तरह से ईरान का दावा है कि चौथा टारगेट जो है वो बेसिक एरिया था। और अगर इसमें लोगों की, सिविलियंस की जान नहीं गई, जो रॉयटर्स की एक खबर आई थी रात को कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ इस सारे अटैक में, तो एक तरह से शायद इंटेंशन भी नहीं थी ईरान की कि सिविलियंस को मारा जाए या सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ। ये प्योर हार्ड मिलिट्री टारगेट्स रहे हैं।
और एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स का, वो भी एक मिलिट्री टारगेट की कैटेगरी हम कर सकते हैं। तो ये अटैक हुए हैं। और ये अब दर्शकों को बता दें कि इसका नाम ईरान की तरफ से जो है आईआरजीसी की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 दिया गया। जी, और जो खबरें आ रही हैं कि उसके मुताबिक शायद कुछ खबरें बता रही हैं कि ईरान ने शायद इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स को दी है। अब ये अपने आप में बात होगी कि यूएस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। ऑब्वियसली यूएस इसे एक्सेप्ट करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये हो रिपोर्टेडली सकता है कि आप परमिशन किस टाइम पे लेते हैं, परमिशन परमिशन नहीं, आप इन्फॉर्म करते हैं। इंफॉर्मेशन सूचना। इन- और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 400 ड्रोन और 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स इसराइल के अंदर से हम देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स की, जो बता रहे हैं कि मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया था जैसा अतुल जी कह रहे हैं, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, ये दावा वो कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से जो सोफिस्टिकेशन है और वेपन्स का, इसके पहले भी अप्रैल में हमने देखा था कि हमले किए गए थे, हवाई हमले उस तरीके से, और वो भी जो है प्रॉक्सी टेरिटरी से नहीं किए गए थे, ईरान ने अपनी टेरिटरी से ही किया था। तो इस दफा जो है आपको लग रहा है कि ये स्केल में आपको ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है, ज्यादा शार्पनेस नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल स्मिता जी, क्योंकि जो वॉल्यूम है जिस तरह, और कल हमने अपने टीवी स्क्रीन पे देखा था, मैं तो इसराइल टीवी लगाया हुआ था कल रात को, तो वो उतनी स्क्रीन पे जो जो एंकर थे और स्टेशन के लोग थे वो बंकर में चले गए थे, लेकिन स्क्रीन लाइव रखी थी जब मिसाइल्स आ रही थी। तो बहुत पूरा स्काई जैसे लेट अप था। तो स्केल तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा था कंपेयर टू जो हुआ था पिछली बार। मुझे लगता है कि अगर ये स्ट्राइक्स हुई हैं, जो 4 टारगेट्स पे हुई हैं, तो उस पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो 7.5 की रेंज में साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करते हैं, उस पर बहुत मुश्किल होता है इस स्पीड पे जब मिसाइल आती है उसको किसी भी एयर डिफेंस से उसको रोकना। क्या इसके पहले इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो फतेह 1 फतेह 2 शायद का हम जिक्र कर रहे हैं, ईरान ने अभी शायद हाल एक, फिलहाल में इस्तेमाल तो नहीं किया है? नहीं, वो जो पिछली स्ट्राइक थी उसमें शायद नेवतिम एयरबेस तब भी टारगेटेड था। तो तब शायद हाइपरसोनिक मिसाइल जो वहां पर गिरी थी एक, वो लगता है कि वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, बट जो वॉल्यूम है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, मुझे लगता है इस बार ज्यादा है। क्योंकि लग रहा था कि इंटरसेप्शन हो रही है जो जब स्काइप से आ रही थी मिसाइल्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी थी जो इंटरसेप्ट शायद नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल है टीवी स्क्रीन पे जज करना कौन इंटरसेप्ट हुआ है, वो भी नाइट स्काई के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स में तो क्लियर कट मिसाइल्स गिरती हुई आई हैं, की तस्वीरें आई हैं। तो ये देखिए, अगर बिल्कुल भी इसका नुकसान नहीं हुआ और सब डिफाई हो गया हुआ, तो इस तरह तो फिर इसराइल का एक रिएक्शन साइकिल में जाती है बात कि भाई अगर आपका इतना नुकसान नहीं हुआ, ये पूरी तरह से फ्यूटाइल थी, तो फिर तो आपकी विक्ट्री है, ये आपने रोक ली सारी ईरानी मिसाइल्स, तो फिर आपकी क्यों मोटिवेशन है इस टाइम पे ईरान पे पूरा अटैक करने के लिए? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है इसराइल इसराइल से, तो ये नहीं है कि टोटली इनफेक्टिव है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो जरूर बहुत ज्यादा रहा स्मिता जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंकर्स में आधी पॉपुलेशन चली गई। और हम्म। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कल, जो नेटिन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ली थी, वो बंकर के अंदर हुई थी। तो एक तरह हम्म। से आपने आधे इसराइल को बंकर और लीडरशिप को बंकर के अंदर डाल दिया, एक तरह से साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा ब्लो है। और तो ईरान ने ये भी दावे किए कि जो आयरन डोम की हम बात करते हैं, क्योंकि 3 लेयर की एक तरीके से सुरक्षा लेयरिंग है एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ इसराइल की, ईरान दावा कर रही है कि उसको काफी हद तक जो है उन्होंने छेद कर दिया, बहुत सब कामयाब रहे। तो और ये इस दावे को लेकर भी मतलब ईरान ने जो एक डेटरेंस सेट करने के लिए एक तरीके से जो टारगेटेड अटैक्स किए, ये ऐसा लग रहा है कि ये डेटरेंस के मद्देनजर से था, ना कि सिविलियन कैजुअलिटीज करवाने के मद्देनजर से। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो डेटरेंस की तरफ था, लेकिन डेटरेंस एक्चुअली होती है कि नहीं वो हम अभी कह नहीं सकते कि अभी हमें वो देखना है कि इसराइल का और उसके साथ जुड़ा हुआ अमेरिका, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। जहां आपने बात की आयरन डोम की और एरो 2 और 3 मिसाइल्स की, वो आपकी बात सही है कि वो 3 लेयर में है। लेकिन क्या होता है स्मिता जी कि जब लार्ज वॉल्यूम में मिसाइल्स आती हैं, तो आपका जो ग्राउंड डिफेंसेस हैं, ग्राउंड एयर डिफेंसेस, वो ओवरवेलम हो जाती हैं। इतनी वॉल्यूम में आप कितने टारगेट साइमल्टेनियसली ले सकते हैं? तो इसीलिए ईरान ने अपनी तरफ से ये मद्देनजर रखते हुए कि इजरायली एयर डिफेंस काफी सक्षम है और पावरफुल है, तो लार्ज वॉल्यूम में मिसाइल अटैक्स किए कि आप कितने इसको डाउन कर सकते हैं, कुछ ना कोई तो उसमें से निकलेगी।
एयर डिफेंस शील्ड जो है। तो मुझे लॉजिकल लगता है जो ईरान दावा कर रहा है कि वो पेनिट्रेट कर चुका है, और उसका कारण ये है कि लार्ज वॉल्यूम में उसने ईरान ने अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। अ, इससे आगे जैसा आपने कहा कि अब इसराइल को ये तय करना होगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस जो है एक रिवेंज साइकिल बना हुआ है 7 अक्टूबर पिछले साल के हमलों के बाद में। गाजा में जो कुछ हुआ, वेस्ट बैंक में जिस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं, गाजा में फिलिस्तीनियों की जो मरने वालों की तादाद है वो 41,000 के पार जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और उसके बाद एक सीरीज ऑफ किलिंग्स होती है। इस्माइल हनिया के किलिंग के बाद में एक रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब ईरान ने खुद को होल्ड बैक किया। लेकिन अब जबकि हसन नसरुल्लाह और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के मतलब जो नए लीडर्स भी हो रहे थे, प्लस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक डेप्यूटी लीडर जो उस वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ में थे, उनकी भी मौत की खबर आई। क्या ये बिल्कुल ही ईरान के लिए, खुद सुप्रीम लीडर के लिए मुमकिन नहीं था कि अभी हम कुछ रिएक्ट करें ही नहीं, नहीं तो उनकी ही जो है अब लीडरशिप पर सवाल खड़े हो जाते? बिल्कुल, और इसराइल और भी एम्बोल्डन हो रहा था। अगर आप नेतन्याहू के परसों के अगर तकरीर सुने या भाषण दे रहे थे, तो वो तो ईरान को लपेट में डाल रहे थे कि हम, हमारी रीच जो है, हम यहाँ तक हूतीज को अटैक कर सकते हैं, हम लेबनान में अटैक कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। ईरान के ऊपर निशाना था उन पर एक इनएडवर्टेंटली। और ये भी नेतन्याहू का स्टेटमेंट था कि ईरानियन पॉपुलेशन जो है एक तरह से रेजीम चेंज करे, इंटरनल रिवोल्ट करे। तो बहुत एम्बोल्डेंड थे। जो मूड था परसों हसन नसरल्ला के डेथ के बाद, और ये जो ग्राउंड इन्वेजन का जब शुरू होने की बात हो रही थी, तो बहुत ही अपबीट मूड था इसराइल के ऊपर। और नेतन्याहू एक तरह से जीते हुए नजर आ रहे थे कि उनके ऊपर जितने भी उनकी समस्याएं थी वो हल हो चुकी हैं, अब वो एक तरह से बहाल हो गए हैं एज लीडर। उस पर धक्का लग गया है। कल जिस तरह से मिसाइल अटैक्स हुए हैं इसराइल के ऊपर। तो अब इसराइल का रिस्पांस क्या हो, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि रिस्पांस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं स्मिता जी कि कोई भी अगर आपको अटैक करना है तो आप कई वेरिएबल्स उसमें देखते हैं। एक वेरिएबल जो गाजा में और लेबनान में नहीं था, वो था ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। हम्म। ईरान नेक्स्ट डोर नहीं है। आप अपने टैंक नहीं वहां ले जा सकते, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ले जा सकते, अपने आईडीएफ के ट्रूप्स नहीं वहां पर लेके जा सकते। तो एक तरह से वो एक ऑप्शन इसराइल के पास नहीं है। हम्म। एयर रेड कर सकते हैं, पॉसिबल है। अगर आप टेक ऑफ करें इसराइल से, तो आप जॉर्डन की तरफ जा सकते हैं, जॉर्डन की तरफ फिर इराक, और इराक से फिर ईरान, एक वो रास्ता बनता है एयर स्ट्राइक्स का। या आप लेबनान, सीरिया, सीरिया के साथ फिर इराक का बॉर्डर लगता है, और फिर ईरान। तो ये दो तीन चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप एयर स्ट्राइक करते हैं, अगर आपकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत है एयरक्राफ्ट के पहुंचने के लिए। हम्म। दूसरी बात लेकिन ये है कि आपको दूसरी कंट्रीज की टेरिटरीज से गुजरना है। क्या आप परमिशन लेंगे कि आपके ऊपर हवाई ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स दागी नहीं जाएंगी? अगर आप इराक के हम्म। ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इराक चुप रहेगा? क्या उसका क्षमता है? अ, फिर उसके बाद जब आप एंटर करते हैं ईरान, हम्म। तो ईरान के एंटर करने के बाद अगर आप तेहरान पे कोशिश करते हैं जो सेंटर में है, या उसके नॉर्थ में मशहद या इस्फहान, ये जो हम्म। मेजर शहर है ईरान के, तबरीज इधर अजरबैजान की तरफ पड़ता है, जो इजरायली ईरानियन अजरबैजान है। तो इतने ऊपर इतना टाइम लेके ईरानियन एयर स्पेस पे जाना, क्योंकि ये कोई हिजबुल्ला नहीं है जिसके पास एयर डिफेंस मिसाइल्स ही नहीं है, या ये कोई गाजा नहीं है जिसके पास सिर्फ रॉकेट फायर करने की क्षमता है, यह ईरान है। और ईरान के लिए सरप्राइज एलिमेंट अब नहीं होगा, उनकी तैयारी पूरी होगी। क्योंकि वॉर के अंदर जब होता है, जब सरप्राइज एलिमेंट आता है, तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब आपके पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, आपको एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आपकी एयर स्ट्राइक्स वगैरह होगी। हम्म। तो इसराइल 10 बार सोचेगा। और कल का इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है इसराइल की तरफ से कि वी विल अटैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, मतलब अभी हम अटैक नहीं करेंगे। हम्म। तो एक तरह से इतना आसान, ये डेटरेंस की आप बात कर रहे थे, हम्म। वो काफी हद तक ईरान के पास है, जो बाकी पैलेस्टीनियंस के पास नहीं थी, या लेबनान या हिजबुल्लाह के पास नहीं थी। तो एक स्थिति अलग है ये। हम्म। अ, इसराइल विदाउट अमेरिकन सपोर्ट मुझे नहीं लगता वो कर सकता है। और और अगर अमेरिकन सपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है राष्ट्रपति चुनावों के बीच में है, अभी अभी वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म हुए हैं, कुछ ही हफ्तों में जो है 4 हफ्तों से कम का वक्त रह गया है अब राष्ट्रपति चुनावों के लिए।
मतलब ऑब्वियसली अमेरिका की ब्लेसिंग्स तो हैं इसराइल को कि आप पूरी तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, डिफेंस सपोर्ट भी है, डिफेंस डील्स भी किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में, चूंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि कुछ कंट्रीज एक साथ आए, उन्होंने कहा 21 दिनों का एक हम संघर्ष विराम प्लान बनाते हैं, जिसको इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और अभी अरब कंट्रीज जो अभी तक जो है एक तरीके से दे वर टर्निंग अ ब्लाइंड आई या रिएक्ट नहीं कर रहे थे, अब वो मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, 57 कंट्रीज साथ आकर एक बार वापस से पीस डील की बात कर रही है कि हम पीस डील लेकर आ रहे हैं, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। तो एक जो फुल ब्लोन एस्केलेशन हम देख रहे हैं, उसको अभी कंट्रोल करने के लिए आपको लग रहा है बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा इसराइल पर? मुझे लगता है कि बढ़ेगा, क्योंकि क्या, अगर आप ईरान की तरफ अटैक करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ईरान पे अटैक दो तरह से है। क्या टारगेट होंगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एक वॉर का एक वॉर एम होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है रेजिम चेंज, कि आपने सत्ता ही हटा दी, रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया। वो पॉसिबल नहीं है जब तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा, और उसमें भी उसमें कितनी सफलता मिलती है, जो जैसे इन्होंने इराक में रेजिम चेंज की थी, कि आपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे, तैयारी, कुवैत से गए टैंक्स वगैरह। वो अमेरिका जो है उस तरह से बूट्स ऑन द ग्राउंड तो लाने वाला नहीं है, सपोर्ट की जितनी भी बात करें। इसराइल के पास उतनी आर्मी नहीं है जो एक तरह से ईरान जैसी कंट्री को कैप्चर कर सके, तो इसलिए ऑप्शंस इनके पास काफी कम है। क्या हो सकता है, इसराइल के एयर रेड्स, और जो यूएस के बेड़े वहां पर हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह पोजीशन है वहां पर, वहां से टोमाहॉक मिसाइल्स ईरान पे गिर सकती है। ठीक है, वो अगर होगी तो डैमेज होगा, लेकिन उससे कोई रेजिम चेंज वाला इशू तो आएगा नहीं। साइकोलॉजिकली आप शो करोगे आपने रिस्पॉन्ड किया है, वो पॉसिबिलिटी है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। अगर रेजिम चेंज की तरफ आप जाते हो तो फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती है, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है। इसके बाद जो है फिर यूरेशिया आ जाता है, रशिया आ जाता है, फिर चाइना दूर नहीं है, वो आप उस एरिया में जाते हैं। और रिजीम चेंज ये रशिया और चाइना खासकर ये अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान गिरे, क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं उसके बाद। तो इसलिए फिर वो इंटरनेशनल साइकिल बढ़ता है। और इन्वॉल्वमेंट जो ये बड़ी पार्ट है, हालांकि यूक्रेन में इन्वॉल्व है रशिया, लेकिन इतनी रिजर्व पार होगी कि एटलीस्ट वेपनरी जो है वो ईरान के ऊपर जाए। विल चाइना रिमेन साइलेंट, यूजुअली वो रहते हैं, लेकिन शायद असला बारूद वगैरह ईरान को ज्यादा कर दे, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं अब ईरान के ऊपर। ब्रिक्स का भी ईरान एक मेंबर बन चुका है, एक तरह से एक एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान ऑलरेडी आ चुका है। नॉन वेस्टर्न ब्लॉक में तो है ही, आप एससीओ देख लें, ब्रिक्स देख लें, उसमें तो अब एग्जैक्टली ईरान है एग्जैक्टली ही। तो ऑलरेडी ऐसा अलग थलग जो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं पूरा आइसोलेशन हो चुका है, वैसा आइसोलेटेड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, वो नहीं है अब वो ईरान। एक्सिस भी है, रूस, चाइना, चाइना वो, ईरान, लेकिन सारे। आएगा, लेकिन अगर रेजिम चेंज की तरफ आएगा, मुझे नहीं लगता इन कंट्रीज का हस्तक्षेप कुछ होगा अगर सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स हो। हम्म। जो मुझे लगता है एक ऑप्शन, अगर आप सिर्फ मिलिट्री की तरफ से देखें, ये ईरान, सॉरी, इसराइल के पास है। इसराइल को खतरा क्या है सबसे ज्यादा ईरान से अब तक? वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हम्म। दैट इज द की, कि जो नेतन्याहू सालों से बोल रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके भी वो एक तो दिवाली का पटाखा की तरह दिखाते हैं कि भाई ये ईरान का जो है, ये एक न्यूक्लियर जो थ्रेट है सबसे ज्यादा। इनफैक्ट गाजा के ऊपर उनकी इतनी नजर नहीं थी, नजर जो इसराइल की थी वो ईरान के ऊपर थी। अब क्या हवाई हमला या मिसाइल अटैक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे करेंगे? हम्म। ये एक चीज हमें देखने की लेकिन है। अल्टीमेट गोल तो वही लग रहा है कि किसी तरीके से जो है परमाणु कार्यक्रम को ही जो है इस पूरे साइकिल में तो इन्वॉल्व किया जाए। हम डिटेल देखें, अगर वो देखें तो उनका एक जो मेजर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर प्लांट है, वो बुशहर में है, जो एक पर्शियन गल्फ की कोस्ट पे लगता है। तो एक वो है, लेकिन ईरान इस वक्त प्रिपेयर्ड होगा उसको करने के लिए। आपको याद होगा 80s की बात है स्मिता जी, कि इसराइल ने एक इराकी परमाणु फैसिलिटी, ओसिराक नाम है, मुझे याद आ रहा है, उसके ऊपर अटैक किया था F-15 को ले जाके, और उसको डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन से तब खतरा था। हम्म। तो उस तरह का सिनेरियो अगर आप ईरान के ऊपर करें, लेकिन ईरान को पता है कि तो एयर डिफेंसेस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास होते हैं वो काफी काफी सक्षम और तगड़े होते हैं। उसके बाद जो आती है हमारा ईरान का है, वो है फोर्दो, जो तेहरान और कोम, तेहरान से कोम कोई 50 किलोमीटर दूर है। उसके बीच में ये पहाड़ी है जिसके अंदर इनरिचमेंट ईरान कर रहा है। हम्म। बहुत बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड है। अगर वो बंकर बस्टर बॉम्ब जैसे नसरुल्लाह को अटैक करने के लिए यूज किए गए थे F-35 से, वो भी लेके जाते हैं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको डैमेज वो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन
इसराइल की तरफ शायद ये कोशिश, इंटरनली आप देखेंगे उसके जो है साइबर वॉर पे जा सकते हैं, जिसके जैसे आपने देखा था कि कुछ साल पहले, मतलब मैं तब मिडिल ईस्ट कवर कर रहा था, उसी एक वायरस थी, स्टक्सनेट वायरस, हम्म। जो ईरान सॉरी इसराइलीज ने यूज की, जो सीमेंस का जो सॉफ्टवेयर था जो हम्म। अंदर न्यूक्लियर प्लांट के लिए, वो दैट वेंट हेवायर। और हम्म। वो एक बहुत बड़ा एक साइबर अटैक हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान की। सो साइबर, यस। और आपने देखा होगा कि ईरान ने कई ईरानियन सॉरी इसराइल ने कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन की है पहले। हम्म। तो अगर अगर रिटेलिएशन का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो मेरे को लगता है उसका फोकस जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हो सकता है, जिसके लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाहिए। आप कोशिश करेंगे क्योंकि बाई एयर आप हम्म। उसको कर सकें, और उसमें अमेरिका का अगर कोई रोल हो, लिमिटेड रोल, तो हम्म। वो कर सकते। वो देखिए, जीपीएस नेविगेशन, ये सारी चीजें जो होती है, एक आप अटैक जब माउंट करते हैं सॉरी, हम्म। तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है, जिस हम्म। जो इसराइल और अमेरिका मिलके प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने लॉन्ग रेंज एयर अटैक के लिए या मिसाइल हम्म। अटैक के लिए। या यूएवीज स्लो मूविंग है, मुझे नहीं लगता यूएवी से या ड्रोन से आप ये कर सकते हैं। और हम्म। ड्रोन की इतनी पेनिट्रेटिव पावर नहीं है कि फोर्डो जैसी गार्डेड फैसिलिटी के अंदर वो कुछ कर सके, किलर हम्म। ड्रोन भी जो होते हैं इनके पास। तो पर ये ऑप्शन भी, हाँ, ये भी देखना होगा कि ये जो है इस वक्त, क्योंकि जो लेम डक प्रेसिडेंसी एक तरीके से है, इस दौरान होती हैं, या नए प्रेसिडेंट अमेरिका में आने के बाद में एक ट्रांजिशन पीरियड के दौरान क्या मुमकिन होता है। एक आखिरी सवाल अतुल जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, जो भारत के मद्देनजर से, भारत में हमने देखा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसराइल पहुंचे थे, वहां के बैंड पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए, कुछ बैच को रोक दिया गया था बाद में। और अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ में, जहां रूस यूक्रेन पर बात की गई है, लेकिन प्रेस रिलीज में खास करके मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का नाम नहीं लिया गया। कहा गया है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया गया है इस वक्त। इंडिया के लिए व्हाट इज एट स्टेक, और जो लोग अभी वहां से अभी निकलना चाह रहे, क्योंकि भारत ने इस दौरान अभी कोई इवैक्यूएशन तो शुरू नहीं किया है, क्या उनके लिए कोई हवाई रास्ते वगैरह ओपन हैं अगर भारतीय निकलना चाह रहे हैं तेल अवीव से तो? हाँ, टेल अवीव से इतने भारतीय हैं नहीं इसमें, तो ये वहाँ पर अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ है। लेकिन भारत की स्टेक्स हैं, क्योंकि कल ही हम देखेंगे कि जो एनर्जी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कल बहुत बढ़ गई हैं। कल रात को ही हम देख रहे हैं कि यूएस में जो 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 स्टॉक्स हैं ऑयल के, वो उसकी कॉस्ट जो है, प्राइस बहुत वैल्यूएशन बढ़ गई है हालांकि एक। इंडिया की बल्क ऑयल तो अब हम रूस से ले रहे हैं 40% नहीं, से ज्यादा। फिर भी ओवरऑल वो आपकी बात सही है कि रूस के साथ जो है, लेकिन इंटरनेशनल सारा तेल तो हम रूस से ले नहीं रहे, जो गल्फ से तेल आ रहा है हमारा, उसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। दूसरी बात जो भारत की स्टेक है कि अगर ये फैलती है वॉर, और इसकी चपेट में चाहे ईरानियंस की तरफ से, क्योंकि ईरान ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, वो ये कही है कि अगर हमारे ऊपर रिटेलिएशन हुई तो हम यूएस बेसिस को अटैक करेंगे। अब यूएस के बेस कहाँ है? बेसिकली गल्फ में है, यूएई, ओमान, इन जगहों पे है। तो अगर वहां बात फैलती है, वहां भारतीय की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है, तो फिर जो ये क्वेश्चन वाली आप बात कर रहे हैं, तब वो सामने आएगी कि वो कैसे उनको बाहर, और बहुत बड़ी तादाद में। स्मिता जी, जब मैं पश्चिम एशिया कवर कर रहा था तो एक बात, ये ड्रिल चलती थी और एम्बेसी वगैरह में हमेशा होती थी कि इतने लाखों लोगों को हम इवैक्यूएट कैसे करेंगे। भी लिबिया से आप कर सकते हो या लेबनान से कर सकते हो, क्योंकि कम तादाद में है। यहाँ पर लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं गल्फ कंट्रीज में, तो आप उनको इवैक्यूएट कैसे करोगे? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए भारत के लिए ये स्टेक है कि ये वॉर ना फैले, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने परसों बात की है, इफ आई रिकॉल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, और ये भी कहा है रिस्ट्रेंट के लिए, क्योंकि रिस्ट्रेंट भारत के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट उस पे स्टेक्स हैं कि ये वॉर जो है ये आगे ना फैले। ठीक है, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नजर आएंगे, लेकिन हम तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहेंगे। अतुल अनेजा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। और हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।